एवरीवन, भारत द लर्निंग स्पॉट हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गुलजार और इस वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। विजयनगर साम्राज्य जो था वो दक्षिण भारत का एक राज्य था। तो ये जो आप देख पा रहे हो ये है विजयनगर साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के उत्तर में था बहमनी सल्तनत और बहमनी सल्तनत जो थी ये विजयनगर साम्राज्य की दुश्मन थी। ठीक है, तो जो कहानी शुरू होती है वो शुरू होती है दिल्ली सल्तनत से ही। तो जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत राजनीतिक रूप से अस्थिर होती चली जा रही थी वैसे वैसे दक्षिण में नए सत्ता केंद्रों का उदय होने लगा था। दिल्ली सल्तनत क्यों कमज़ोर हो रही थी, क्यों अस्थिर हो रही थी? क्योंकि यहाँ पर जो आंतरिक झगड़े थे वो बढ़ रहे थे। जैसे कि हमने देखा था कि जो ज़्यादातर सुल्तान बनते थे वो अपने पुराने वाले सुल्तानों को मारकर बनते थे, है ना। तो इसकी वजह से दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हो रही थी। दूसरी बात ये है कि अलग अलग जगहों से दिल्ली सल्तनत को विद्रोह का सामना करना पड़ा था। जैसे कि हमने पूर्व गंगा क्षेत्र देखा था नरसिंहदेव वन के अंडर में, और साउथ में मुसुनरी नायक खड़े हो गए थे, है ना। और पश्चिम की बात करें तो मेवाड़ किंगडम था जो राजपूतों का साम्राज्य हुआ करता था। तो ऐसे ही अलग अलग मोर्चों पर दिल्ली सल्तनत को विद्रोह का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से वह अस्थिर होती चली गई। तीसरी बात यह थी कि जो दूर दराज के क्षेत्र थे उन पर दिल्ली सल्तनत का नियंत्रण था कमज़ोर बहुत ज़्यादा। इसको मैप से समझने की कोशिश करते हैं हम। तो ये जो पूरा एरिया है ये तुगलकों के अंडर में था, है ना। तुगलक डायनेस्टी की या तुगलक राजवंश के अंडर में आता था। तो जो सुल्तान है वो यहाँ दिल्ली में बैठा होता था, ठीक है, और उसे यहाँ साउथ तक इतने लंबे लंबे इतने दूर दूर के क्षेत्रों तक नज़र रखना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। तो जब यहाँ पर नियंत्रण नहीं रहेगा तो यहाँ के लोग जो क्या करने लगे, अलग अलग ग्रुप बनाने लगे, अलग अलग जो हैं पावर सेंटर यहाँ पर बनने लगे और वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। जैसे जो स्कूल होता है, स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, है ना, और ये प्रिंसिपल सभी बच्चों पर नज़र बनाए रखे होते हैं। कैसे कि क्लासेस में कैमरास लगाकर, है ना। लेकिन कुछ ऐसी क्लासेस हैं मान लो स्कूल में जिनमें कैमरा नहीं लगे हुए, तो उस क्लास में क्या होगा, जहाँ पर कैमरा नहीं है वहाँ पर बच्चे डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, वहाँ पर ऊधमबाजी चलेगी, है ना, शोर बहुत ज़्यादा मचाएंगे, पढ़ाई नहीं होगी। तो जहाँ पर कैमरास लगे हुए हैं उन क्लासेस में सब कुछ एकदम सही से चल रहा होता है, पढ़ाई भी वगैरह अच्छी हो रही होती है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो है ये दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, और बाकी की ये अलग अलग क्लासेस हैं जो कि सुल्तान के नियंत्रण में नहीं है। तो इसीलिए अलग अलग ग्रुप खड़े होने लगे और इसी वजह से जो हमारा दक्षिण भारत है वहाँ पर विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ, बहमनी सल्तनत का उदय हुआ। तो ये बात है 14वीं शताब्दी की, जब दो भाई थे जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। इन दोनों ने क्या किया था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आगे बढ़ने से पहले ना हम टाइमलाइन और देख लेते हैं जो हमने शुरुआत में अपने चैप्टर में पढ़ी थी कि सबसे पहले 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है जब मोहम्मद घोरी मर जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। ये हमने पढ़ा था, है ना। फिर 1326 में मेवाड़ साम्राज्य की पुनर्स्थापना होती है। हमने मेवाड़ साम्राज्य के बारे में पढ़ ही लिया है, जान ही लिया है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो एक बार में ये खत्म हो जाता है, लेकिन दोबारा से जब ये स्थापित होता है तो इसकी पुनर्स्थापना 1326 में होती है। ओके, फिर 1336 में जाकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो रही होती है। लेकिन कहानी ये है कि 1336 में ये दक्षिण भारत में है, लेकिन इसी के साथ साथ में उत्तर भारत में अभी दिल्ली सल्तनत चल रही है, ठीक है। तो जिस समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो रही है, बहमनी सल्तनत की स्थापना हो रही है, उस समय उत्तर भारत में या दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश जो है वो राज कर रहा है, क्योंकि तुगलक वंश का समय है 1320 से 1414 तक का, ठीक है। और इसी बीच में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत ये दोनों स्थापित हो जाते हैं, ठीक है। तो बहमनी सल्तनत 1347 में स्थापित होती है। फिर 1398 में दिल्ली का तैमूर पर आक्रमण हुआ था जो कि हमने पढ़ ही लिया है इसके बारे में। फिर 1498 में पुर्तगाली भारत में आ जाएंगे, ये कहानी होगी। इसके बाद में 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होगा और बाबर जीत जाएगा जिससे मुगल साम्राज्य की स्थापना होगी भारत में, और इसी के साथ में दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। ओके, 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध होगा जिसमें अकबर जीत जाएगा। फिर 1565 में तालीकोटा का युद्ध होगा जिसमें विजयनगर साम्राज्य का विध्वंस हो जाएगा। मतलब विजयनगर साम्राज्य 1336 में स्थापित होता है और 1565 में ख़त्म हो जाता है।
1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जिसमें महाराणा प्रताप को पीछे हटने के लिए मजबूर किया जाता है। फिर 1671 में सराय घाट का युद्ध होता है, जिसमें अहोमों द्वारा मुगलों की पराजय कर दी जाती है। अहोमों के बारे में हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे, ठीक है। फिर 1699 में गुरु गोविंद सिंह खालसा का गठन कर लेते हैं। उसके बाद 1754 में दिल्ली पर मराठों का नियंत्रण शुरू हो जाता है। ये मराठे कहाँ कहाँ पर, मतलब इनका जो साम्राज्य था वो कितना बड़ा था, इसका भी मैप हम देख लेंगे इसी वीडियो में, तो इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर 1799 में सिख साम्राज्य की स्थापना हो जाएगी और इसके बाद में जो हमारा चैप्टर है, जो हमारी मिडिएवल हिस्ट्री है बेसिकली, या जो मध्यकाल हम बोल रहे हैं, वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में जो आधुनिक भारत का जो इतिहास होता है वो शुरू होगा इसके बाद में। तो हम बात कर रहे थे कि दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, इन दोनों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 में, ठीक है। लेकिन शुरुआत में ये मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन राज्यपाल के रूप में सेवाएं दे रहे थे। जैसे हमने देखा था, दिल्ली सल्तनत में अलग अलग जगहों पर कंट्रोल करने के लिए अलग अलग गवर्नर या जो प्रशासक थे वो नियुक्त किए गए थे, जिसमें हमने बंगाल का एक प्रशासक देखा था जिसको नरसिंह देववन ने हराया था, है ना। वैसे ही दक्षिण भारत की देखभाल करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने इन दो भाइयों को, हरिहर को और बुक्का को, नियुक्त किया था कि तुम वहाँ का राजकाज संभालो। तो वहाँ पर ये राज्यपाल थे, हरिहर और बुक्का, दक्षिण भारत में। लेकिन जैसे ही दिल्ली सल्तनत कमज़ोर होने लगी, इन दोनों भाइयों ने क्या किया, दिल्ली की अधिसत्ता को अस्वीकार कर दिया। इन्होंने बोला कि अब हम दिल्ली सल्तनत के अंदर नहीं आते, अब हम एक स्वतंत्र राज्य हैं। और इन्होंने इस तरीके से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो ये जो नया स्वतंत्र राज्य बना दक्षिण भारत में, वो एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर कर आया और आगे चलकर इसे विजयनगर साम्राज्य कहा जाने लगा, ठीक है। तो इसके बाद में ये विजयनगर शहर के ध्वंसावशेषों का एक भाग है वर्तमान में, जो कि हम्पी है। विशाल भवन है, विरूपाक्ष मंदिर, ये जो दिख रहा है ये विरूपाक्ष मंदिर है, ठीक है। और जो विजयनगर है, उस समय पर इसे विजयनगर बोला जाता था, लेकिन आज के टाइम पर इसे हम्पी बोला जाता है और ये हम्पी है कर्नाटक में। तो ये मैप आप देख पा रहे हो, ये है दक्षिण भारत का मैप, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें अलग अलग साम्राज्य दिखाए गए हैं। तो दक्षिण भारत में जो है ये तो विजयनगर साम्राज्य है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का पड़ोसी ये बहामनी सल्तनत, जो कि आगे जाकर 5 अलग अलग राज्यों में विभाजित हो जाएगी। उसके बाद में तुगलकों का एरिया सिर्फ इतना ही रह गया था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत कमज़ोर होती जा रही थी और यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य, बहामनी सल्तनत, ये सब भी तो स्थापित हुए ना। तो तुगलकों का इलाका कम हुआ और इसके बाद में ये हैं राजपूत, जो कि इसी दिल्ली सल्तनत का प्रतिरोध कर रहे थे, ठीक है। तो ये अलग अलग राज्यों का मैप हो गया, एक ही मैप में है ये। तो हम देख रहे थे कि विजयनगर कहाँ पर है, विजयनगर है विजयनगर साम्राज्य में, यहाँ पर लोकेटेड है विजयनगर, ठीक है। ये जूम कर दूँ मैं, तो यहाँ पर विजयनगर है और इसी विजयनगर को आज हम बोलते हैं हम्पी। और ये कहाँ पर है, ये कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई। अब ये जो हम्पी है ना, ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। तो इसके राजधानी होने के पीछे एक लोक कथा है। लोक कथा मतलब वही लोगों की जो पुरानी पुरानी कथाएं हैं, जो स्टोरीज़ हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है कि ऐतिहासिक रूप से सत्य ही हो, क्योंकि इनके हमें कोई प्रमाण वगैरह नहीं मिले हैं। तो ये लोक कथा हमें बताती है कि हरिहर और बुक्का ने हम्पी में एक अद्भुत दृश्य देखा था। इन्होंने क्या देखा था कि एक खरगोश अचानक से पलटकर शिकारी कुत्तों के झुंड को दौड़ाने लगा। वैसे क्या होता है कि कुत्ते खरगोश को दौड़ाते हैं, कुत्ते खरगोश का शिकार करते हैं, लेकिन इन दोनों ने क्या देखा कि जो खरगोश है वो कुत्तों को दौड़ा रहा है। तो ये दृश्य अप्रत्याशित शक्ति और साहस का प्रतीक माना गया। किसके, खरगोश का साहस कितना है, उसमें शक्ति कितनी है, वो दिखाया जा रहा है। और जब उन दोनों ने, हरिहर और बुक्का ने, ये घटना अपने गुरु विद्यारण्य को सुनाई, तो उनके गुरु ने इसे प्रतिरोध और साहस के प्रतीक के रूप में वर्णित किया। प्रतिरोध मतलब कि मुश्किल में टिके रहना। इस खरगोश से सीखो कि मुश्किल में कैसे टिके रह सकते हैं, तो इसका प्रतीक है ये, और साहस का प्रतीक है। तो इसी वजह से विद्यारण्य ने ये सलाह दी कि तुम लोग अपनी राजधानी यहीं पर बनाओ जहाँ पर तुमने ये दृश्य देखा। मतलब कि अपनी राजधानी तुम हम्पी में बनाओ, जिसे उस समय विजयनगर बोला जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से विजयनगर साम्राज्य की राजधानी बनती है और इसी के नाम पर विजयनगर साम्राज्य का नाम पड़ता है।
अब इसके बाद आते हैं बहामनी सल्तनत पर। तो विजयनगर साम्राज्य के उत्तर में, उत्तर का मतलब समझ रहे हो, दिशा देखना हमने सीखा है। उत्तर वाली दिशा कौन सी होती है? ये होती है इसके जस्ट अपोजिट, ये साउथ, इधर होती है ईस्ट यानी कि पूर्व, और इधर होती है वेस्ट यानी कि पश्चिम। तो हमने ये जो दक्षिण भारत का मैप है, यहाँ पर विजयनगर अंपायर है ना, और विजयनगर साम्राज्य के नॉर्थ की बात हो रही है, यानी कि यहाँ की बात हो रही है। यहाँ पर कौन सी है? बहामनी सल्तनत यहाँ पर इमर्ज होती है। कब इसकी स्थापना होती है? 1347 में। ठीक है, तो ये विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख प्रतिद्वंदी थी, मतलब इसकी दुश्मन थी। ठीक है, ये बहामनी सल्तनत आगे जाकर 5 स्वतंत्र राज्यों में टूट जाती है। टूटने का मतलब यहाँ पर यह है कि अब बहामनी सल्तनत एक सल्तनत नहीं रह गई। पहले ये पूरा एक पार्ट थी बहामनी सल्तनत, लेकिन बाद में ये अलग अलग राज्य बन गए, 5 राज्य बन गए। ठीक है, और ये अलग अलग सल्तनतों के नाम से जाने जाने लगे, जिसमें पहली है बीजापुर सल्तनत, दूसरी गोलकुंडा सल्तनत, तीसरी बरार सल्तनत, चौथी है अहमदनगर सल्तनत, और 5वीं है बीदर सल्तनत। ठीक है, और इन 5 को मिलाकर इन्हें हम बोलते हैं दक्कन सल्तनतें, क्योंकि ये दक्कन वाले इलाके में लोकेटेड हैं। क्योंकि भारत के इस वाले एरिया को हम दक्कन ही तो बोलते हैं, ये मैंने समझाया था ज्योग्राफी के मैप में। तो जब ये बहामनी सल्तनत 5 राज्यों में टूटी, तो वो 5 राज्य कौन कौन से बने? एक तो ये है अहमदनगर सल्तनत। ठीक है, यहाँ पर बीजापुर सल्तनत है, बीचों बीच में ये है बीदर सल्तनत। इसके बाद में बीदर के नॉर्थ में या उत्तर में है बेरार सल्तनत। ठीक, और यहाँ पर है गोलकुंडा सल्तनत। ये बात हो गई इन 5 राज्यों की। ठीक है, तो इन राज्यों की देखभाल कौन करता था? इन पर शासन कौन करता था? प्रत्येक राज्य पर वहाँ के पूर्व प्रशासक अथवा तरफदार शासन करने लगे। पूर्व प्रशासक मतलब जैसे दिल्ली सल्तनत जो गवर्नर नियुक्त कर रही थी अलग अलग जगहों की देखभाल करने के लिए, उसी तरीके से बहामनी सल्तनत ने भी अलग अलग गवर्नर नियुक्त किए अलग अलग जगहों की देखभाल करने के लिए। ठीक है, लेकिन बाद में जाकर इन्हीं गवर्नर ने क्या किया था? अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी, और इन्हीं गवर्नर को तरफदार बोला जाता था बहामनी सल्तनत में। ठीक है, ये तरफदार सिर्फ बहामनी सल्तनत में बोला जाता है, क्योंकि अलग अलग साम्राज्यों में गवर्नर को अलग अलग नामों से बोला जाता रहा है। तो इसको ऐसे याद करके रख सकते हो कि इन तरफदारों ने अपनी तरफ ले ली और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया बहामनी सल्तनत के कमज़ोर होते ही। ठीक है, विजयनगर शासकों का प्रथम 2 सल्तनतों के साथ ही पूर्व की ओर उड़ीसा के गजपति शासकों से भी संघर्ष हुआ। तो इस बीजापुर और गोलकुंडा के साथ में विजयनगर साम्राज्य की लड़ाई हुई थी, और इसके अलावा उड़ीसा के गजपति शासकों के साथ में इनकी लड़ाई हुई थी। तो देखो मैप में आ जाओ वापस से, इस बीजापुर के साथ में और इस गोलकुंडा के साथ में इनकी लड़ाई होती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर थे गजपति शासक उड़ीसा के, जो उड़ीसा का तट वाला इलाका था, आंध्र प्रदेश का तट वाला इलाका था, वो इन्हीं के कब्जे में आता था। ये पूरा रेड कलर में जो मैंने बनाया है, ये इन्हीं गजपति शासकों के कंट्रोल में आता था। तो इनसे भी विजयनगर साम्राज्य की लड़ाई चलती रहती थी, और विजयनगर साम्राज्य ने इनका कुछ पार्ट कब्जा कर, तो ये पहले इन्हीं गजपति शासकों के अंडर में था, फिर विजयनगर साम्राज्य ने इसको कब्जा लिया, और अब ये पूरा इलाका विजयनगर साम्राज्य के अंडर में आ गया। ठीक है, और उसके बाद में विजयनगर साम्राज्य में एक राजा थे कृष्णदेव राय। इनके अधीन में जो विजयनगर साम्राज्य था, ये अपने उच्चतम विस्तार पर पहुंचता है। मतलब जो विजयनगर साम्राज्य की बाउंड्री यहाँ तक थी, वो अब बढ़कर यहाँ तक आ जाती है, और इतना इलाका पूरा विजयनगर साम्राज्य के अंडर उसके कंट्रोल में आ जाता है, ये पूरा इलाका। ठीक है, समझ गए? तो इस मैप में 3 राज्यों की बात हो रही है, एक तो बहामनी सल्तनत की जो कि बाद में 5 राज्यों में टूट गई, एक विजयनगर साम्राज्य की, और एक गजपति शासकों की। ठीक है, तो हम एक बात नोटिस कर पा रहे हैं कि हम गजपति जैसे शीर्षकों में पति शब्द जो है वो यूज़ किया जा रहा है। तो इस पति शब्द का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्वामी या प्रभु, मतलब इन्हें भगवान के समान माना जा रहा है, इन्हें स्वामी माना जा रहा है। तो जो मध्यकाल था, इसमें कई राजवंशों द्वारा यह शक्ति और प्रतिष्ठा के संकेत के रूप में प्रयुक्त होता था। जो राजा हुआ करते थे, उनकी शक्ति, उनकी प्रतिष्ठा के संकेत के रूप में पति शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। तो विजयनगर राजाओं के लिए ये नरपति शब्द था, बहामनी सल्तनत के शासकों को अश्वपति, मराठा शासकों को छत्रपति कहा जाता था, और प्रत्येक उपाधि राजत्व एवं शक्ति के विभिन्न पक्षों को दर्शाती है।
राजत्व और शक्ति के पक्ष का मतलब क्या है? जैसे नरपति का मतलब होता है, पहले तो नर का मतलब समझो। नर का मतलब होता है जो लोग होते हैं, ठीक है। तो लोगों का स्वामी मतलब कि लोगों का राजा। तो इससे विजयनगर राजाओं की जो राजनीतिक शक्ति है उसका पता चल रहा है। तो शक्ति का पक्ष हमें पता चला इससे। वही जो अश्वपति है, इसमें अश्व का मतलब होता है घोड़ा। तो घोड़ों का जो स्वामी होता था उसे अश्वपति बोला जाता था। यानी कि इन बहामनी सल्तनत के शासकों के पास में बहुत बड़ी घोड़े की सेना होती थी। तो ये इनकी सैनिक शक्ति को दिखाता है। वही मराठा शासकों को छत्रपति कहा जाता था। छत्र का मतलब होता है छाता। यानी कि छाता क्या करता है? हमें बारिश से बचाने का काम करता है ना, संरक्षण देता है। तो ये मराठा शासक अपनी प्रजा के संरक्षक थे, इसीलिए इन्होंने छत्रपति का टाइटल लिया या छत्रपति की उपाधि ली। और लास्ट में बचा गजपति। तो गज का मतलब सीधा सा होता है हाथी, और जिनके पास में बहुत सारे हाथी होते थे उनके हाथियों के स्वामी जो होते थे वो कहलाते थे गजपति। तो इन्हीं गजपति के पास में हाथियों की बहुत बड़ी सेना हुआ करती थी, तो इसीलिए इन्हें गजपति बोला जाता था। तो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मराठा साम्राज्य के बारे में। तो मराठा साम्राज्य उस समय पर नहीं था जिस समय पर बहामनी सल्तनत है और विजयनगर अंपायर है, उस समय पर नहीं थे ये। मराठा साम्राज्य की स्थापना ही होती है 1674 में। और कौन करता है? छत्रपति शिवाजी महाराज करते हैं। तो इनके नाम के आगे छत्रपति का टाइटल लगा हुआ है। तो आप समझ पा रहे होगे छत्रपति का मतलब क्या है? लोगों की प्रोटेक्शन करने वाला, लोगों का संरक्षण करने वाला। तो मराठा साम्राज्य अपनी पीक पर था 1759 में। यानी कि सबसे बड़ा जो साम्राज्य था मराठा साम्राज्य का वो 1759 में ही था। ये जो आपको दिख रहा है ये 1759 का मैप है और ये मराठों के अंडर में आता है, इनके कंट्रोल में आता है, ठीक है। तो इसी में देख पा रहे होगे इन मराठों के अंडर में ये दिल्ली भी तो आ रही है ना। और हमने क्या देखा था कि 1754 में मराठों का दिल्ली पर जो है वो अधिकार होने लगता है ना। तो ये 1754 1759 की ही तो बात हो रही है। तो ये बात मराठा की हो गई। और बहामनी के बारे में हमने पढ़ लिया, विजयनगर के बारे में पढ़ ही लिया है, और गजपति के बारे में भी पढ़ लिया है। थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में जान लिया है, उनकी उपाधियों के बारे में भी जान लिया है। अब इसके बाद में कृष्णदेव राय का टॉपिक आता है। ये जो कृष्णदेव राय थे ये विजयनगर साम्राज्य के ही एक राजा थे और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य को काफ़ी हद तक बढ़ाया था, अपनी चरम सीमा पर पहुंचाया था। तो इनके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें, और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट्स में मेंशन कर देना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करके रख लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।